जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी साथी अभी तक परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज नहीं लगाए हैं वो परीक्षा ऐप डाउनलोड करें और परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज जरूर लगाना है। ठीक है, यहाँ से आपको टेस्ट सीरीज खरीदनी है जो कि आपकी 150 नंबर की होगी, 150 प्रश्नों की होगी। ठीक है, वैसे ही होगी जैसा आपका पेपर होना है व्यापम में। तो जो टेस्ट सीरीज है परीक्षा ऐप की वो आपको जरूर खरीदनी है दोस्तों। और यहाँ पर एक कूपन कोड दिया है सेल्फ SC40, ये यूज करना है। तो जैसे कोई भी टेस्ट सीरीज 100 रुपये की होगी तो आपको 40% ऑफ करके 60 रुपये में मिलेगी। ठीक है, तो आप अभी परीक्षा ऐप डाउनलोड करें दोस्तों और वहाँ पर आपको ये कोड, ये जो टेस्ट है वो जरूर खरीदना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की ये टेस्ट सीरीज। फटाफट से आपको उत्तर बताना है। और आपका जो आज का पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के अपमार्जक कौन है। पृथ्वी के अपमार्जक बताना है, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 1 है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु या फिर इनमें से कोई नहीं। अपमार्जक बतानी है दोस्तों। तो अपमार्जक कौन कहलाते हैं, 4 विकल्प में से हमें चयन करके उत्तर बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो पृथ्वी को साफ सुथरा रखते हैं और पृथ्वी को स्वच्छ बनाते हैं वो अपमार्जक हैं। और अपमार्जक कहलाते हैं जीवाणु एवं कवक, यानी कि जो आपका 1 नंबर है जीवाणु और कवक वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन है। अब पारिस्थितिकी तंत्र आया दोस्तों, और मैं पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हैकले साहब ने किया था और पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो टांसले साहब ने किया था। ठीक है, तो इनके में याद रखना है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है, मृदा है, जल है, तालाब है या फिर वायु है। ये उत्तर आपको सभी को बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कि जो तालाब है ये पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण माना जाता है, यानी कि आपका उत्तर विकल्प नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और अगला क्वेश्चन याद बताना है आपको, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। और वायुमंडल के मैंने आपको कई बार बताया है दोस्तों कि 5 परत हैं वायुमंडल में। सबसे ऊपर की जो परत है उसे बहिर्मंडल कहते हैं, फिर उसके जो नीचे की परत है उसे आयन मंडल कहते हैं, फिर उसके नीचे की जो परत है वो मध्य मंडल कहलाती है। और यही मध्य मंडल दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, सबसे ठंडी परत मानी जाएगी, यानी आपका जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। और मध्य मंडल ये सबसे ठंडी परत मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों मैंने ग्रीन हाउस गैसों की ट्रिक आपको दी है, ग्रीन हाउस गैसें आपको पूरी ग्रीन हाउस गैसें आनी चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। 4 विकल्प इसी प्रकार से आपको दिए जाएंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर मीथेन। तो कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। और दोस्तों कल से आपका 2:30 बजे हिंदी पेडागोजी का रिवीजन चालू होगा, 2:30 बजे से। ठीक है, तो कोई भी 2:30 बजे से चूकेगा नहीं, सभी को हिंदी पेडागोजी का रिवीजन करना है। और मीथेन यानी कि जो डी नंबर है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है, ये दोस्तों आपकी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है, यानी कि जो डी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है। किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है जीवभार का पिरामिड, वन में, तालाब में, घासी स्थल में या इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प हैं, 4 में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी साथी ज्वाइंट मेंबर बनना चाहते हैं चैनल के वो ज्वाइंट मेंबर बन सकते हैं, जिनमें 3 प्लान हैं आपके। कौन कौन से प्लान हैं, एक तो सिल्वर प्लान जिसमें आपको 59 रुपये पे करना होगा, और गोल्ड प्लान जिसमें 159, और डायमंड प्लान 299। ये आप पे करके ज्वाइंट मेंबर बन सकते हैं चैनल के। बहुत सारे लोग ज्वाइंट मेंबर बन चुके हैं, आप भी बन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप याद रखें कि जब आप ज्वाइंट मेंबर बन जाते हैं तो कुछ क्लासें होने वाली हैं जो वो आप सिर्फ ज्वाइंट मेंबर को ही मिलेंगी।
है ना, कुछ और भी सुविधाएं होती हैं। आपके कमेंट हमें एक साथ मिलते हैं, आपके कमेंट हाईलाइट होते हैं। जीवार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है, तो वो उलट जाता है तालाब, यानी कि जो आपका बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तालाब। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में विद्या वन योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2006-7 में, 2007-8 में, 2008-9 में, यानी कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है। विद्या वन योजना आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 6 में, और राइट आंसर क्या हो जाएगा किशन जी? उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों विद्या वन योजना जो चालू की गई वो 2007-8 में की गई, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है ना, क्योंकि विद्या भी हमें साथ में रखना है और वन भी हमें साथ में रखना है, तभी हमारा जीवन है। तो विद्या और वन सारे साथ में रखना है, तो 2007-8 यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 2007-8 में। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? और मैं आपको जब पर्यटन का दोस्तों क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता दूं कि पर्यटकों का जो स्वर्ग कहा जाता है वो कहा जाता है किसे? पचमढ़ी को। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, ये चीज भी याद रखना है। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी कौन सी है? तो प्रथम पर्यटन जो नगरी है वो शिवपुरी है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 2005 में की गई। ठीक है, 5 में। और पर्यटन की बात, इको पर्यटन की बात आई है दोस्तों, तो पर्यटकों का स्वर्ग पचमढ़ी को कहा जाता है, तो यहां भी क्या आ जाएगा? 5 ही आएगा, पचमढ़ी यानी कि 5, है ना। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना 2005 में, है ना। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। प्रथम पर्यटक नगरी कौन सी है? शिवपुरी। ठीक है, और शिवपुरी की जब बात आती है तो माधव राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है शिवपुरी में, है ना, ये भी आपको याद रखनी है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उपाद्र पहाड़ी वन, उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, आर्द्र पतझड़ वन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में बताना है सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर आपका सही क्या हो जाएगा? दोस्तों जब भी मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश में मैं आपको बताता हूं कि यहां पर 12 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं, जो कि आपको 12 ही राष्ट्रीय उद्यान याद करने हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, नदियों का मायका, ये सभी कहा जाता है दोस्तों, है ना। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। वैसे तो सभी प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है, किससे होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है, फुफ्फुस के द्वारा होता है, गलफड़ों के द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं? जलीय जंतु बहुत सारे आपने देखे होंगे दोस्तों, कि मछली मान लो आप, है ना, मछली है, केकड़ा है, कछुआ है, ये सभी जलीय जीव जंतु हैं। और इनका जो श्वसन अंग होता है वो श्वसन अंग कौन सा होता है? इन 4 विकल्पों में से हमें चयन करके बताना है। हाकम जी, रबीना जी, उत्तर जो हो जाएगा वो गलफड़ों द्वारा, यानी कि जीव जंतु जो होते हैं, जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो गलफड़ों द्वारा, यानी कि जो सा नंबर है, सी नंबर है, गलफड़ों द्वारा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बहुत ही बढ़िया है ना। बाल विवाह से संबंधित एक शारदा एक्ट बना था, शारदा एक्ट आपको पता होगा। आपसे पूछा जाता है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो आप बता देते हो बाल विवाह से संबंधित है ना। और बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, यानी कि प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आपको बताना है। और 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद है। निशा जी, 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तब दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 2006। 2006 में जो है ये बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया, याद रख लेना, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। और शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर। और
अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा वृक्ष का उदाहरण है, वृक्ष का उदाहरण बताना है दोस्तों। और वृक्ष से मुझे याद आ जाता है कि जो वृक्षों का आदमी कहा जाता है वो कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी कहा जाता है ना। और बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली साहब को, सलीम अली को। और टाइगर मैन कहा जाता है कैलाश सांकला साहब को, है ना, कैलाश सांकला साहब को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा, इनकी एक बुक है धरती की पुकार, धरती की पुकार, है ना। चिपको आंदोलन के प्रमुख माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, तो इनको भी आपको याद रखनी है। और चिपको आंदोलन संबंधित है उत्तराखंड से, है ना, उत्तराखंड से संबंधित है। और वृक्ष का उदाहरण पूछा गया तो बरगद, यानी कि जो आपका आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा और बरगद वृक्ष का उदाहरण माना जाएगा। और लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मैंने आपको कई बार बताया है दोस्तों लौंग और केसर के बारे में। और केसर आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में मिलता है केसर, है ना। और केसर और लौंग के बारे में आपको बताना है कि किस भाग से मिलता है। और कर्नाटक में आपको पता है दोस्तों, कर्नाटक एक ऐसा पादप जो कि समाप्ति की ओर है ना, वो कौन सा है? वो है चंदन, चंदन है। और चंदन आपका कर्नाटक में मिलता है, कर्नाटक। और कर्नाटक की बात आती है दोस्तों तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा गया, ये कर्नाटक में है, ठीक है। और लौंग और केसर ये कहां से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं फूल से, फूल से। और हम पूछते हैं कि जो पादपों का प्रजनन अंग होता है वो कौन सा होता है? फूल ही होता है, यानी कि आपका सा नंबर बिल्कुल सही हो जाता है यहां पर, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला है किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? दोस्तों मैंने आपको विटामिन पूरे याद करवाए हैं, है ना, विटामिन के रासायनिक नाम याद करवाए हैं, आपको कभी नहीं होता है ना, लेकिन आपके करवाए हैं। कभी आपसे विटामिन के रासायनिक नाम याद नहीं होंगे, B1 से लेकर B12 तक आपको नहीं होगा पता, डी का रासायनिक नाम क्या है ये भी पता नहीं होंगे, भूल जाते होंगे। लेकिन मैंने एक ट्रिकी वीडियो आप तक प्रेषित किया है, जिनने नहीं देखा है वो देख लें। इसी प्रकार से विटामिन से एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। किस विटामिन की कमी से घाव के रक्त का बहना नहीं रुकता? तो वो कौन सा है? विटामिन के, है ना, विटामिन के, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। फ्यूकोनोन, इस प्रकार से इसका कुछ विटामिन का रासायनिक नाम है विटामिन के का। और रक्त का थक्का नहीं जमता इसकी कमी के कारण, जिसके कारण जो है घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता, है ना। तो हम पढ़ते ना कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के आप सही उत्तर बता देते हो। और निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? अब दोस्तों रबी की फसल और खरीफ की फसल भी मैंने आपसे याद करवाई है। रबी की फसल कौन कहलाती है, खरीफ की फसल कौन कहलाती है? खरीफ की फसल जो बरसात में बोई जाती है वो खरीफ की फसल, जो ठंड में बोई जाती है वो रबी की फसल, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। कौन सी? रबी की फसल जो ठंड में बोई जाती है, खरीफ की फसल जो कब बोई जाती है? बरसात में बोई जाती है। इतनी चीज आपको याद रखनी है और रबी और खरीफ आप पहचान जाओगे। तो यहां पर खरीफ की फसल नहीं है पूछा है, तो देखो गन्ना भी है, मक्का भी है, धान भी है, तो गेहूं आपकी क्या हो जाएगी? ये रबी की फसल हो जाएगी, यानी कि जो आपका एक नंबर है वो बिल्कुल सही है। और गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया था कि पवार खेड़ा में है, पवार खेड़ा होशंगाबाद में, है ना, होशंगाबाद में पवार खेड़ा में है। और ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? एक अध्यापक यानी कि वह अध्यापक आप ही हो और आप क्या कर रहे हो? आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर का उदाहरण का क्या कर रहे हो? सहारा ले रहे हो। तो वह आप क्या पढ़ाना चाहते हो? विटामिन को पढ़ाना चाहते हो, कार्बोहाइड्रेट्स को, या खनिज लवण, या फिर प्रोटीन को? दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि आलू में क्या होता है, चावल में क्या होता है, ब्रेड में क्या होता है, शक्कर में क्या होता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ये प्रश्न भी रखा गया है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है प्रश्न क्रमांक 14 का कि कार्बोहाइड्रेट। आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाहते हो, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बंदर, शेर, चूहे के घर
क्रमशः कौन से हैं? दोस्तों घर या फिर आवास, आप लोग आवास पढ़ते हो है ना, विभिन्न प्रकार के नगरों में पक्के मकान बने होते हैं, आपने गांव में देखे होंगे तो क्या बनी होती हैं, झोपड़ी बनी होती हैं है ना, मिट्टी के कच्चे मकान बने हुए होते हैं, और ठंडे प्रदेशों में अलग प्रकार के मकान बने होते हैं और गर्मी वाले प्रदेशों में अलग मकान बने होते हैं। तो ये आवास अलग अलग प्रकार के होते हैं, जीव जंतुओं के आवास अलग होते हैं, और मैंने आवास की ट्रिक भी आपको प्रेषित की है। तो जिन्होंने आवास की ट्रिक नहीं देखी है वो ट्रिक की वीडियो जरूर देख लेंगे, और आपको पता है आपका उत्तर हो जाएगा पेड़, गुफा और बिल, है ना। बंदर पेड़ पर रहता है, शेर गुफा में रहता है ना, शेर गुफा में रहता है। तो इस प्रकार से जो सी नंबर है आपका वो सही हो जाएगा, शेर गुफा में रहता है और चूहा बिल में रहता है। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी सी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्लेग क्या है दोस्तों? प्लेग आपको पता है कि जैसे ये कोरोना संक्रमण चल रहा है वैसे ये प्लेग की बीमारी भी चली थी एक बार, तो प्लेग के बारे में आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? जीवाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 16 में उत्तर बताना है, और 16 में जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो प्लेग है ये जीवाणु जनित बीमारी है। जीवाणु जनित यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्लेग क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है, और आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला बताना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? और दोस्तों ये चूहों से फैलता था, प्लेग जो था वो चूहों से फैलता था, और पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? मैंने आपको बताया था कि बैगनी रंग में सबसे कम होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और लाल रंग में सबसे अधिक होती है। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो लाल रंग में सबसे अधिक होती है, यानी आ नंबर लाल आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, लाल रंग में सबसे अधिक और बैगनी रंग में सबसे कम। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि डेंगू रोग का वाहक क्या है? डेंगू रोग एडीज मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर है, घरेलू मक्खी है, या फिर एनाफिलीज मच्छर है? कौन सा मच्छर है जो डेंगू रोग के लिए दोस्तों माना जाता है, डेंगू रोग का वाहक माना जाता है? आपको पता होगा जो प्लेट्स होती हैं वो घटने लगती हैं डेंगू रोग में, और एडीज मच्छर यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है, एडीज मच्छर के काटने से ये होता है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। और अगला क्वेश्चन है गाजर है एक, गाजर क्या है? दोस्तों गाजर आपने देखी होगी है ना, और गाजर क्या है? कलिका है, जड़ है, तना है, या फिर फल है? गाजर क्या है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो गाजर होती है, गाजर होती है जड़, जड़ यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जड़ होती है गाजर। और दोस्तों जो भी खरीदना चाहते हैं सिल्वर, गोल्ड है ना, और डायमंड प्लान, वो चैनल खरीदकर, मतलब एक खरीदकर प्लान खरीदकर चैनल के ज्वाइंट मेंबर बन सकते हैं। और गाजर क्या है? गाजर एक जड़ है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का घनकंद है, प्रगंध है, जड़ है, या फिर कंद है? तो खाने योग्य हिस्सा पूछा जाता है प्रश्न क्रमांक 20 में, और आपका बिल्कुल सही आंसर होता है कि जो हल्दी का खाने योग्य हिस्सा है वो हल्दी का खाने योग्य हिस्सा होता है प्रकंद, प्रकंद कहा जाता है इसे, और बी नंबर आपका प्रकंद सही हो जाता है। ठीक है, हल्दी के खाने योग्य हिस्से को प्रकंद, यानी बी नंबर बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है जड़ें विकसित होती हैं तो कैसे विकसित होती हैं? तने से, प्रांकुर से, पत्ती से, या फिर मूलांकुर से? ये चार विकल्प हैं दोस्तों। जड़ें किससे विकसित होती हैं? प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर हमें बताना है, सभी लोग बताएंगे। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो जड़ें विकसित होती हैं वो मूल अंकुर से विकसित होती हैं, यानी कि आपका जो डी नंबर है, दा नंबर है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जड़ें विकसित होती हैं मूल अंकुर से। अगला क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी है ना, अब ये नहीं बोल देना फैकोलॉजी, पारिस्थितिकी, शैवाल, जीवाश्मों का, या फिर कवक का? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कल से 2:30 बजे आपकी हिंदी पेडागोजी की क्लास होगी, हिंदी पेडागोजी का रिवीजन करेंगे। तो कल से हिंदी पेडागोजी का रिवीजन कोई नहीं छोड़ेगा। पर्यावरण पेडागोजी बहुत सारे प्रश्न अपन ने कर लिए हैं, अब हिंदी पेडागोजी का रिवीजन करेंगे। और शैवाल,
शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फैकोलॉजी। और शैवाल में बाल आया है दोस्तों, बाल, और बाल हम क्या करते हैं? फेंकते हैं, है ना। क्रिकेट खेलते होंगे आप, और क्रिकेट में आप बॉल फेंकते हो, तो फैकोलॉजी या फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ तो कब हुआ? दोस्तों आपको पता है पर्यावरण संरक्षण दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं, और पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग। ये पर्यावरण संरक्षण जो दिवस है 26 नवंबर, और पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ 24 मई को, 23 मई को, 23 मार्च को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 में से हमें उत्तर बताना है, और आपका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो लागू हुआ था वो हुआ था 23 मई। 23 मई यानी कि आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये जे.एस. रॉस का है, प्लेटो का है, या फिर ग्रीन का है? ये कथन बताना है, यानी कि 24 का जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है, ये जे.एस. रॉस साहब का कथन है, यानी कि आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, जे.एस. रॉस। इनका कथन है कि पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, और ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। और अगला है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? दोस्तों आप छोटी कक्षाओं के लिए पेपर दे रहे हैं, वर्ग 3 का पेपर दे रहे हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए कि छोटी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन अगर आप पढ़ा रहे हो और इसमें रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए वो कैसा? मनोरंजन एवं खेल संबंधी होना चाहिए, आगमन संबंधी होना चाहिए, रटने का, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न क्रमांक है 25, सूरज कुमार जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि अगर आप प्राथमिक कक्षा में पढ़ा रहे हो तो आपका जो तरीका होना चाहिए वो मनोरंजक होना चाहिए, खेल संबंधी होनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर में बच्चों का जो ध्यान जाता है वो खेल की तरफ ज़्यादा जाता है, और खेल खेल में शिक्षा ये प्राथमिक स्तर में होनी चाहिए, और ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत हमें बताना है, कौन सा है? कौन सा सिद्धांत है? आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, या फिर उपरोक्त सभी? पर्यावरण अध्ययन के अधिगम सिद्धांत कौन सा है? तो अधिगम सिद्धांत पूछा गया तो दोस्तों आवश्यकता का सिद्धांत भी है, उपयोगिता का सिद्धांत भी है, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत भी है, यानी कि आपका उत्तर सही क्या होगा? उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण कौन सा है? समस्या समाधान विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि, सर्जनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, या उपरोक्त सभी? ये 4 विकल्प फिर से आपकी पेडागोजी में पूछे जाते हैं कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है तो कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 27 का उत्तर बताना है, और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आप ज्वाइन जरूर करें, चैनल को ज्वाइन मेंबर जरूर बने, और उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी कि जो डी नंबर पर लक्ष्य केंद्रित विधि भी है, सर्जनात्मक विधि भी है, और चयनात्मक विधि, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, और पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? मुझे लग रहा है कि जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो अधिकांश लोगों पर जो है ये बन रहा होगा, अधिकांश लोग सही बता रहे हैं, है ना। और पर्यावरण शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, हो या इनमें से कोई नहीं, तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो सभी को पता है कि पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर ए है कि पर्यावरण शिक्षा इसलिए दी जाती है कि इसकी सुरक्षा की जाए और इसका संरक्षण किया जाए, है ना, इसके प्रति जागरूकता पैदा हो,
यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, यानी कि 29 रटने की प्रवृत्ति को अगर छात्रों में क्या करना है, रोकना है ना। और दोस्तों बहुत सारे लोग लाइक भी नहीं करते हैं वीडियो को, सभी लोग लाइक जरूर किया करें। जब इतना बड़ा वीडियो आप तक प्रेषित किया जाता है, इतना अच्छा टेस्ट कराया जाता है, तो आप एक अंगूठे को नहीं दबा सकते, लाइक भी नहीं कर सकते, तो क्या करोगे आप। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने के हेतु कैसे प्रश्न पूछनी चाहिए, वो पूछनी चाहिए वस्तुनिष्ठ। कैसे वस्तुनिष्ठ, यानी कि आपका उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर ए, है ना। वस्तुनिष्ठ आपका सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ अगर आप प्रश्न पूछते हो तो छात्रों में रटने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है और आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ए नंबर सही होता है। और अगला क्वेश्चन है, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। तो विभिन्न भागों, पौधों के विभिन्न भागों का अगर आप शिक्षण कर रहे हैं तो पाठ्य पुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट या फिर पौधों का चित्र। जो लास्ट ऑप्शन है आपका वो पौधों का चित्र है। ठीक है, पौधों का चित्र ये बताना है कि पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। तो शिक्षण कर रहे हैं तो क्या आवश्यक है, पाठ्य पुस्तक आवश्यक है, पौधों का अवलोकन आवश्यक है, श्यामपट्ट है या फिर पौधों का चित्र आवश्यक है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होता है कि पौधों का अवलोकन क्या होता है, आवश्यक होता है, यानी कि आपका उत्तर होता है विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी। और आज का जो आपका चैलेंज प्रश्न है कि दोस्तों विश्व पर्यावरण